एसआई और आरएस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, मैं नितेश गुप्ता अगस्त्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत का टॉपिक कर रहे थे और बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से चीज़ों को उठाकर हम आगे लेकर जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं साथियों। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल हल किए थे और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे। आप लोग का सबसे पहले तो धन्यवाद। आप लोग हमें हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे सुविधाजनक चीज़ें और सामग्री आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। तो प्रतिशत की जो हमारी क्लास चल रही थी साथियों, उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। आप लोगों ने कमेंट में उनके आंसर भी दिए। मैं और चाहता हूं कि आप लोग अपना पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ाइए और जो हमने सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं उनको आप अपने से भी सॉल्व करते रहिए। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हम एक लेवल हमने अप किया था। आज हम थोड़ा सा और भाषाई जटिलता को लेकर आएंगे और एक लेवल उससे ऊपर बढ़ेंगे। हम एक एक सीढ़ी बढ़ते चलेंगे साथियों, और धीरे धीरे आप लोगों का ये मैथ्स का जो डर है ये सारा हम मिटा देंगे। और शायद आज की क्लास और उसके बाद एक क्लास और में मैं प्रतिशत खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा हम पेस अप करके चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का आधार एक तरीके से पूरा बन चुका है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रतिशत को वापस हमारे अगली क्लास में। आइए, हम साथियों सवाल के माध्यम से ही पढ़ेंगे, सवाल के माध्यम से ही चीज़ें को सॉल्व करेंगे। आप नोट करते चलिएगा साथ के साथ में, और अपने तरीके जो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बता रहा हूँ, कन्वेंशनल तरीके से भी और ट्रिक्स के माध्यम से भी। तो दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे, तो आप दोनों चीज़ों को लेकर चलिए माइंड में, और जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसको ऑप्ट कीजिएगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं साथियों। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। दो बच्चों की कहानी है और दोनों बच्चों के मार्क्स परसेंटेज में बताए हैं, और वो जो पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे कितना आगे है या उससे कितना पीछे है, उसका बेसिस पर मेरा क्वेश्चन फ्रेम है। हमें एक चीज का रेफरेंस जो पकड़ना है इस क्वेश्चन में, अगर हमें कुछ याद नहीं आ रहा तो हम सीधा सीधा मान के चलते हैं। पूछा क्या है, देखिए कुल पूर्णांक पूछे, मैं मान लेता हूं कुल पूर्णांक एक्स थे। ठीक है साथियों, अगर कुल पूर्णांक एक्स थे तो सरिता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, तो सरिता ने प्राप्त कितने किए, 25% का मतलब 1/4, x/4। और वह कितने अंकों से फेल हो गई, तो वो 40 अंक से फेल हो गई। यानी कि अगर उसके 40 अंक और आए होते तो वह पास होने की वर्ष पर आ जाती, उस अंक को, उस मार्क को अचीव कर लेती जिसके जिसके आगे पास लिखा होता है। तो यानी कि उसके मार्क्स में कितने अंक और आते तो वह पास हो गई होती। 40 अंक और आ गए होते तो वो पास के वर्ज पे आ गई होती। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, तो अंशुल के अंक कितने हुए साथियों। 40% का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, यानी कि अगर इसके 35 नंबर कम भी आए होते तो ये उस वर्ज पर होता। यहां पर इस क्वेश्चन में जो रेफरेंस लेना है वो हमें साथियों क्या लेना है। आप ये देखिए कि दोनों लाइनें जो दी हुई हैं उन दोनों लाइनों में किसके रेफरेंस की बात की गई है। उन दोनों लाइनों में पास की गई है पासिंग मार्क्स की, कि वह इतने मार्क्स से फेल हो गई, यानी कि पासिंग मार्क्स से 40 अंक दूर है, और ये पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 35 अंक अधिक है। तो रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन है साथियों पासिंग मार्क्स। तो देखिए 40% अंक प्राप्त कर किए उसने, तो इसका पासिंग मार्क्स कितना होगा। मैं इसमें से अगर 35 माइनस कर दूं, या क्योंकि इसके 35 अंक अधिक थे तो वह पासिंग मार्क्स होंगे। क्योंकि परीक्षा सेम है साथियों तो पासिंग मार्क्स सेम होंगे, तो मैं ये पासिंग मार्क्स और इसको अंशुल के पासिंग मार्क्स से बराबर कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं इसको इधर ले जाता हूं x/4 को, और इसको इधर ले आता हूं। तो 40 में से 40, ये प्लस हो जाएगा 35, और ये 2x/5 माइनस x/4। सुविधा के लिए एक काम करते हैं, अब देखिए मुझे या तो मैं इस भिन्न को हल करूं, भिन्न को हल करना भी मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे तो 5, इसका एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। क्यों ना मैं एक यहाँ काम करूं, मैं इसको तोड़ता ही नहीं हूं भिन्न में। जब घटाना ही है तो मैं तोड़ू ही क्यों।
मैं इसको रखता हूँ 25% और इसको रखता हूँ 40%, तो 40x/100 माइनस 25x/100। मैं तोड़ूं ही नहीं इसको क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरा 15x/100। 15x/100 की वैल्यू कितनी आई है? 75। तो x की वैल्यू कितनी आई साथियों? 75 गुणे 100/15, ये 5 बार गया, 500। तो कुल पूर्णांक उसके कितने थे? 500। आप ये समझिए कि हमने इसका रेफरेंस पकड़ा, एक बस एक पॉइंट पकड़ा कि ये रेफरेंस इसका पॉइंट क्या है, और उस बेसिस पर हमने इस सवाल को हल किया। अब इस सवाल को यदि हमें हल करने के लिए थोड़ा सा और कम समय लेना हो तो क्या करना है? ये देखिए, ये मान लीजिए साथियों एक लाइन है और ये वो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर मैं जैसे इससे इतना क्रॉस हो जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और इधर रह जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। सरिता रह गई यहां पर, इससे इस पासिंग मार्क्स की लाइन से कितना दूर? 40 मार्क्स दूर, यानी ये 40 मार्क्स दूर यहां पर रह गई सरिता, और ये यहां कहीं खड़ी है। अंशुल कहां पहुंचा? 35 मार्क्स अधिक, यानी ये इससे 35 मार्क्स इधर आके अंशुल कहीं खड़ा है। ये अंशुल, ये सरिता। साथियों देखिए इन दोनों के मार्क्स का अंतर कितना हुआ? 40 और 35, 75। अंशुल को कितने परसेंट मार्क्स मिले? 40%। सरिता को कितने परसेंट? 25%। इन दोनों का अंतर कितना हुआ साथियों? 15%। 15% की वैल्यू अगर 75 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की वैल्यू हुई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? 500 मार्क्स। यानी हम इसको, इस मेथड को हम बोलेंगे डिस्टेंस मेथड। मतलब ऐसा कोई मेथड का नाम नहीं है, मैं अपने से नाम दे दे रहा हूँ, आप लोग कुछ और देना चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। आज सारे अनुत्तीर्ण के सवाल क्यों आ रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? इसका कॉन्सेप्ट समझिए साथियों पहले। यदि मैं कहता हूं कि ए विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, और दूसरी लाइन में कहता हूं केवल ए विषय में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि ये जो 20% छात्र ए विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये हो सकता है किसी और विषय में भी अनुत्तीर्ण हो, परंतु ए में तो हुए हैं। मैंने इनकी ए विषय की कॉपी देखी, उसमें देखा रोल नंबर 305 फेल है। हो सकता है ये 305 किसी और विषय में फेल हो, मैंने अभी यही गट्ठर देखा है, इसी विषय का गट्ठर देखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि केवल ए विषय में 20% अनुत्तीर्ण है, तो यानी कि ये वो छात्र है जो केवल इसी विषय में अनुत्तीर्ण है। अब देखिए, अब इस प्रश्न को समझिए। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि क्या मैंने लिखा है कि केवल 30% छात्र, या 30% छात्र केवल संस्कृत में? नहीं, मैं 30% की बात कर रहा हूं। तो संस्कृत में कितने हुए? 30%। 25% छात्र अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 25%। मैंने देखिए 70 लिख दिया शायद, 30%। दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कुछ कुछ छात्र ऐसे भी थे जो इसमें भी अनुत्तीर्ण हुए और इसमें भी अनुत्तीर्ण हुए। अब मुझे अगर टोटल अनुत्तीर्ण छात्र निकालने हैं, तो मैं अगर सबकी काउंटिंग करूंगा तो वो काउंटिंग, मैं अगर ये देखता हूं कि ये इसमें इतने हुए और तो दोनों, तो 55 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, 55%। बट कॉमन छात्र भी तो हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है साथियों? आप अगर उत्तीर्ण देख रहे हैं तो केवल उत्तीर्ण देखिए, अनुत्तीर्ण देख रहे हैं तो केवल अनुत्तीर्ण देखिए। मैं इस प्रश्न में अनुत्तीर्ण की बात कर रहा हूं। अनुत्तीर्ण छात्र अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना है? ए विषय में यानी एक्स विषय में अनुत्तीर्ण प्लस वाई विषय में अनुत्तीर्ण, अगर दो ही विषय हैं तो 3 विषयों के लिए अलग चलेंगे। अगर एक विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दोनों में कॉमन अनुत्तीर्ण, ये आएंगे कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो इसमें संस्कृत में विषय में कितने अनुत्तीर्ण है? 30%। और अंग्रेजी में है 25, और दोनों में कितने हैं? दोनों में है 10।
तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए? 30 और 20 55, 30 और 25 55 में से 10 गए 45। 45% छात्र कुल अनुत्तीर्ण हुए। प्रश्न में क्या पूछा है? दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अगर वो पूछता कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 100% में से हम 45% घटा देते, तो 55% आ जाता हमारा उत्तीर्ण। ठीक है साथियों, अभी हमारा आंसर आएगा ये वाला 45%। अगला चलिए, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, अब पास हुए हैं, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे? देखिए एक स्टेप आगे, वन स्टेप एट अ टाइम। साइंस यानी कि विज्ञान में कुल पास कितने हुए? 60%। तो भैया फेल कितने हुए? 40%। हिंदी में कुल उत्तीर्ण हुए 70%, अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30%। मैंने अनुत्तीर्ण निकाला क्यों? पिछले सवाल में तो नहीं निकाला था। इस सवाल में इसलिए निकाला क्योंकि दिया हुआ है मुझे उत्तीर्ण कितने हैं और कॉमन दिया हुआ है मुझे अनुत्तीर्ण कितने हैं। और मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जब भी हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो या तो दोनों उत्तीर्ण के लिए या अनुत्तीर्ण के लिए लगाएंगे। तो मैं अब फेल के लिए लगाता हूँ, यानी अनुत्तीर्ण के लिए लगाता हूँ। तो कुल स्टूडेंट्स कितने हैं जो फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो ए विषय में 40% प्लस बी विषय में 30% माइनस दोनों विषयों में 15%। 40 और 30 70, 70 में से 15 गए 55%। 55% छात्र ऐसे हैं जो कुल अनुत्तीर्ण हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 55%। 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमने 100% माना है? 220 बटे 550, सॉरी 55 गुणा 100, और ये हो गया 55 4। कुल हो गए जो परीक्षा में बैठे थे स्टूडेंट्स 400। ठीक है साथियों, आगे बढ़िए। किसी चुनाव में, ये इलेक्शन के प्रश्न आ गए। अब इस कैटेगरी को हम इलेक्शन कैटेगरी में डाल देते हैं। इलेक्शन कैटेगरी के 3-4 सवाल हम देखते हैं। इलेक्शन कैटेगरी का आपको याद होगा, मैंने जब PYQ सॉल्व कराए थे तो उसमें एक क्वेश्चन इलेक्शन कैटेगरी से पूछे गए थे कि उसको 22% अंक कम मिले हैं और 19,800 से हारा है, इस तरीके के वोट्स कम मिले हैं। तो ठीक है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्याशी 2 ही थे। एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 21%, 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ये ऐसा ही क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा हुआ था। 2 प्रत्याशी थे साथियों, ए और बी, 2 ही प्रत्याशी थे। 65% मत मिले इसको, तो दूसरे के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो दूसरे को कितने मिले? कुल मत अगर 100% थे, ए को मिल गए 65, तो बी को कितने मिले? 35% मत। सिंपल। वह 2100 मतों से विजयी हो गया। 2100 मतों से विजयी का क्या मतलब है? कि दोनों के मतों का अंतर 2100 है, मुझे उससे इतने मत ज्यादा मिले। यानी कि कितने मत ज्यादा मिले? 2100। यहां ये कितना ज्यादा है? 30%। 30%। 30% की वैल्यू क्या है? 2100। अब पूछा क्या है? कुल कितने मत पड़े? कुल मत कितने पड़े? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आई? 2100 बटे 30 गुणा 100। 70, और ये हो गया 7000 मत टोटल पड़े। ये इलेक्शन का टाइप 1 हो गया। मैं इसको ET1 लिख देता हूँ, इलेक्शन टाइप 1। आगे चलते हैं। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए गए। चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि हारने वाले व्यक्ति इतने मतों से हारे तो बनाओ चुनाव। चलिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्या साथियों?
इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सरकार यानी कि चुनाव आयोग की मैं बात करता हूं, सरकार नहीं, चुनाव आयोग एक मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची तैयार होगी सबसे पहले। ये मतदाता सूची तैयार हुई, इसमें 1 2 3 4 20 50 100 500 1000 5000 10,000 इन सब लोगों के नाम हैं। अब ये जो मतदाता सूची में मतदाता हैं, इनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। ये वोटर आईडी कार्ड जो बना है, ये चुनाव में मत डालेंगे। जब ये मत डालेंगे तो उन मतों को मशीन में रिकॉर्ड किया जाएगा, या बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो वहां पर लिस्टिंग आउट होगी। अब जो मतदाता सूची में जितने भी लोग हैं वो हो गए मतदाता। अब उन्होंने जो वोट डाले उसको बोलेंगे मत या फिर वोट, जो चुनाव किया उन्होंने। अब इस मान लीजिए कि बैलेट पेपर का चुनाव हो रहा है। पहले जब बैलेट पेपर के चुनाव होते थे, आजकल ईवीएम के होते हैं। ये बैलेट पेपर है और इसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। किसी एक के नाम पे मोहर लगानी है और उसने व्यक्ति ने मोहर ऐसे बीच में लगा दी, तो इसे अवैध मत घोषित कर दिया जाएगा कि भाई ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको अवैध मत घोषित कर दिया जाता है। या फिर मान लीजिए किस कोई ऐसा मतदाता आया जिसकी आइडेंटिटी पे डाउट हुआ कि यार ये वो नहीं है जिसकी फोटो है, ये मतदाता तो कोई फर्जी है, तो उसका मत को क्या कर दिया जाएगा? अवैध मत घोषित कर दिया जाएगा। मान लीजिए मतदाता सूची में कुल 100 लोग थे और 5 लोगों को ऐसा किया गया, 5 लोगों के वोट को कैंसिल आउट कर दिया गया इस वजह से, या आइडेंटिटी की वजह से, या फिर मान लीजिए वो कोई वहाँ पर बूथ में बदमाशी करने की कोशिश कर रहा हुआ, उसको पकड़ के अंदर कर दिया तो उसका मत अवैध कर दिया। ऐसे 5 लोग थे। अब बचे कितने लोग? 95। ये 95 जो लोग जो वोट डालेंगे उसे कहेंगे हम वैध मत। वैध मत यानी कि वैलिड वोट्स। अब जो बहुमत निकलेगा वो इन 95 वोटों के हिसाब से निकलेगा। जो इनमें से अब ज़्यादा मत ले लेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो कुल मत माइनस अवैध मत, इसको लिखता हूं टोटल में वैध मत। टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स इज इक्वल टू वैलिड वोट्स। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, कुल मत मान लीजिए 100 थे तो 20 अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने बचे मेरे पास? 80। वैध मत कितने बचे? 80। ठीक है, चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। कितने, किसके 70%? कुल मतों के या वैध मतों के? वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। तो वैध मत कितना था? वैध मत था मेरा 80, इसका 70% प्राप्त हुआ, 56 वोट्स प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हारा तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए पिछले क्वेश्चन को हमने इलेक्शन टाइप 1 दिया था, इसको मैं इलेक्शन टाइप 2 नाम दे देता हूं। जब वैध मतों की बात हो, जब अब अवैध मत हट गए तो अब जो डिसीजन होगा वो वैध मतों पे होगा। अगर ये 56 मत इसको मिले हैं ए को, तो बी को कितने मत मिले होंगे? 80 में से 56 को हटा देता हूं मैं। 80 में से 56 को हटाया तो कितना बचा? 24 मत। 24 मत किसको मिले? बी को। अब जो हारने वाला व्यक्ति है वो 2880 मतों से हारा है। साथियों देखो, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पीवाईक्यू में भी देखा था, जब भी वो कहे कि वो इतने वोट से हारा है, इतने मार्क्स से पीछे रह गया है, इतने मार्क्स उसके और आने चाहिए थे या इतने वोट उसके और आने चाहिए, तो रेफरेंस जो है वो पासिंग हो जाता है। इसमें भी पासिंग मार्क्स क्या था उसका कि उसको 2880 मत और मिल जाते तो वो बराबर आ जाता, उसके बराबर आ जाता दूसरे वाले के। तो 2880 क्या है? दोनों के मतों का अंतर। दोनों के मतों का अंतर कितना है साथियों? यहां देखिए, 56 में से 24 घटाइए, 32। 32 मत का डिफरेंस है। तो 32 मत का जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी है?
32 मत के डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 2880। ठीक है, अब पूछा क्या है? तो मतों से हार गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो अब ये देखिए, 32 की वैल्यू अगर 2880 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2880 बटे 32 गुणे 100, यही करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 32 9 90, यानी 9000, 9000 वोट्स। अब मुझे एक चीज बताइए, इसने प्रश्न में क्या पूछा है? कुल मत कितने पड़े, तो कुल मत पड़े कितने थे? कुल मत तो साथियों हम 100 ही पड़े थे, क्योंकि कुल मत पड़ने के बाद डिसाइड होता है कि मत वैध था या नहीं था। अगर ये पूछा कि कुल वैध मत कितने पड़ते तो हम 80 की वैल्यू निकालते। अगर ये पूछता कुल अवैध मत कितने पड़े तो हम 20 की वैल्यू निकालते। अब इसने पूछा कुल मत कितने पड़े तो हमने 100 की वैल्यू निकाली है। चलिए इस क्वेश्चन को ही एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुल, ये तो हो गए कुल मत। अब हम निकालते हैं वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? इसका कितना 20% अवैध थे तो 80%, 80 9000 बटे 100, 7200। अब हम निकालते हैं इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? या तो इसमें से इसको घटा दीजिए 1800, या फिर 9000 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है साथियों, ये हो गया ET2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किए तथा 308 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। इसको चलिए, ये एक लेवल और ऊपर है, एक एक क्वेश्चन के साथ लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए साथियों, जो पिछला हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें हमने वैध और अवैध मतों की बात की थी। कुल मत में से ये कुल मत डल गए हैं, इसमें से हमने अवैध निकाले थे। अब ये क्या कह रहा है? उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। कुल मतदाता मान लीजिए 100 थे। चलिए मैं इसमें, क्योंकि देखिए हमें जब मतों की संख्या भी इसमें दी हुई है तो मैं इसको x के माध्यम से लेके चलता हूं। पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कुल मत, कुल मतदाता, मत नहीं मतदाता, कुल मतदाता मान लीजिए थे x। कितने प्रतिशत लोगों ने, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया? 10%। 10% का मतलब 1/10। तो कुल कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? x माइनस एक्स बटे 10। मत कितने पड़े? x माइनस एक्स बटे 10, यानी कि 9x बटे, ये कुल मत पड़े। अब देखिए 60 मतों, ये टोटल कुल मत की संख्या आ गई। ठीक है, कुल मतदाताओं में से जो जिन्होंने वोट नहीं डाले, नहीं डाले भाई, जिन्होंने डाले उन्हीं के बेस पे तो काउंट करेंगे। इसमें से 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो वैध मत कितने बचे? 9x/10 माइनस 60, ये मेरे पास वैध मत बचे। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने परसेंटेज क्यों नहीं लिया, 100 पे क्यों गणना नहीं की, क्योंकि मुझे यहाँ पे 60 मतों का नंबर दे रखा है और वैध मत निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% अंक मत प्राप्त किए। अब मुझे ये बात बताइए, मतदाता सूची में कितने मत थे? तीन ऑप्शन है, x थे, 9x/10 थे, या 9x/10 माइनस 60 थे। मतदाता सूची में टोटल कितने मत होंगे? मतदाता सूची में तो मत उतने ही होंगे जितने मतदाता सूची में आदमी है, यानी x। तो मतदाता सूची में कितने हुए? x। उसमें से फिर वो बाद में जाएगा कि किसने कितने दिए या नहीं दिए। ये क्या कह रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। तो जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को मिले 47/100, किसका? मतदाता सूची के कुल मतों का, यानी एक्स का। तो 47x/100 इसको वोट्स मिले तथा ये 308 मतों से जीत गया। अब देखिए, अगर इसको 300, अगर ये 308 मतों से जीत रहा है, यानी कि वो 308 मत क्या हो गया? अंतर। वैध मत टोटल कितने हैं साथियों? 9x/100, सॉरी 9x/10 माइनस 60। अब जो रिजल्ट निकलेगा वो वैध मतों के बेस पे निकलेगा। तो अब मैं निकालता हूं कि हारने वाले को कितने मिले। हम अंतर के सवाल में दोनों निकालते ही आए हैं हमेशा से। हारने वाले के लिए निकालने के लिए मैं जो वोट पड़े हैं, जीत हार तो उसके बेस पे डिवाइड होगी। तो
वैध मत 9x/10 - 60, ये कुल वैध मत थे, इसमें से मैं 47x/100 घटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले में से इस फ्रैक्शन को घटाऊंगा तो हारने वाले को कितना मिला, मैं इसको लिख सकता हूँ 90x/100, और 90x/100 में से 47x/100 घटाऊंगा तो आएगा 43x/100 -60। ये मिला है हारने वाले को, हारने वाले को। अब मुझे ये बताइए साथियों, जीतने वाले को मिल गए ये, हारने वाले को मिल गए ये, दोनों का अंतर कितना है ये। जब दोनों का अंतर ये है तो मैं निकालता हूं दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना आया, 47x/100, इसमें से घटा दूं मैं 43x/100 -60, और इसकी वैल्यू आ गई मेरी 308। ब्रैकेट खोलूंगा तो 47x/100 में से 43x/100 गए तो 4x/100, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 बराबर 308। तो यहाँ से 4x/100 की वैल्यू कितनी आएगी, 308 में से 60 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 248। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 बार कट जाएगा, 4×6 = 24, 2 6200। x क्या था साथियों, कुल x क्या था देखिए, x था कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े, वो मत 10% लोगों ने मत नहीं डाले तो बाकी 90% लोगों ने मत डाले, 6200 का 90% निकाल लेता हूं मैं। तो कुल जो मत पड़े हैं, इसमें देखिए 3 सवाल एक साथ चल रहे हैं साथियों। कुल कितने मत पड़े इसने पूछा है, तो 6200, इसका 9/10 निकाल लीजिए, 9×2 = 18, 1 9 6 54, 5580। मुझे अब एक चीज़ बताइए, मैं पूछता हूँ कि कुल मतदाता कितने थे, 6200। कितने लोगों ने मत नहीं डाले, 6200 का 10% 620। कितने लोगों ने वोट डाले, यानी कुल कितने मत पड़े, 6200 में से 620 घटाया 5580। अब मैं पूछता हूँ कि कुल वैध मत कितने थे, उस 5580 में से 60 घटा दीजिए 5520। कुल अवैध मत कितने थे, 60। हम जिस तरीके से चाहे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं, आइए। मुझसे पूछा गया है 47% मत जो है ना वो प्राप्त किए हैं जीतने वाले ने। किसका 47%, कुल मतों का। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया जी, 47x/100। हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, देखिए जब 60 मत निकल गए, अवैध मत निकल गए, तो बचा कितना, कहाँ गया, ये रहा, 47x/100। अब अगर 47% मत मिले थे, ठीक है, 47% पे बात करते हैं। अगर 10% लोगों ने मत नहीं डाले तो वोट हमारे पास कितने बचे, 90%। तो 90% में से अगर 47% इसको मिल गए तो दूसरे को कितने मिले, 43%। यानी कि 90% वोट में से ये ए को मिल गए, ये बी को मिल गए। लेकिन भैया 60 मत ऐसे भी तो हैं जो अवैध घोषित हो गए। इन दोनों का अंतर कितना आया, 4%। अब साथियों अगर इसमें कोई भी अवैध मत नहीं होते तो मैं इस 4% के अंतर को सीधा जो जितने वोटों से वो 308 से जीता है उसके बराबर कर देता। लेकिन यहाँ पर अवैध मत है, यानी कि 308 8 मतों से वो विजयी हुआ, उसमें से 60 जो 60 अवैध मत है वो मुझे घटाने पड़ेंगे। तो 308 में से मैंने 60 घटाए तो कितने बचे, 248। 4% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 25 से गुणा कर दे सीधा, क्योंकि 4% को भी मुझे 100% बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से गुणा, 25 से गुणा करेंगे तो 25 से गुणा करना चाहो 25 से गुणा कर लो, या फिर ऐसा करो, कैलकुलेशन इजी रखनी है तो इसको वही अपना 4 से काटा, 62, 100% की वैल्यू 6200 आई। 100% क्या था, कुल मत। यानी कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि 308 में से आपको अवैध मतों की संख्या घटानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें से जितना क्वेश्चन बनाना चाहे, वैध मत पूछे, कुल मत पूछे, कितने मत डले पूछे, ये कुल मतदाता हो गए, कुल मत थे कितने टोटल, उनमें से डले कितने मत, वो इसका 10% हटा के उत्तर 5580 वो आ जाएगा।
फिर वो आपसे पूछ लेता है, वो 5500 से आ जाएगा ना, क्योंकि 90% जो है वो डले थे। फिर आपसे पूछ लेता है कि वैध मत कितने थे, इसमें से अवैध मत कितने थे, 60 घटा दीजिए, वैध मत कितने थे, 60 घटाने के बाद 5520। जैसा सवाल पूछना चाहे वैसा सवाल पूछ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या है। ये इस तरीके के सवालों को हम जब एलिगेशन एंड मिक्सचर और अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो उसमें तरीके से समझेंगे। बाकी ये देखिए बिल्कुल सीधा सा सवाल है, इसमें आप ट्रिक सोचे कि मैं कोई ट्रिक बता दूं, तो उसमें ट्रिक बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 6 लीटर का घोल है जी, उसमें 30% नमक है, तो इस लीटर में नमक की मात्रा कितनी हो गई। नमक यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट कितना हो गया, 6 लीटर का 30%, 1.8 लीटर कह लीजिए। नमक की मात्रा वैसे लीटर में नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो मुझे बताइए, वाष्पित वाष्पित कर देंगे तो, अच्छा ठीक है, इसमें वाटर कितना था, 6 लीटर में से 1.8 नमक है, तो बाकी बचा कितना, 4.2 लीटर पानी था। अब इसमें से इसे वाष्पित कर दिया गया, 1 लीटर को वाष्पित कर दिया गया, तो उड़ेगा क्या, नमक उड़ेगा या पानी उड़ेगा, उड़ेगा नमक। तो अब क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, पहले 6 लीटर थी, क्वांटिटी टोटल रह गई अब 5 लीटर, नमक तो उतना का उतना ही रहेगा 1.8 लीटर। तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 1.8 लीटर है कितने में, 5 में, गुणे 100। इसके लिए हमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा सीधा बेसिक है। जब उड़ाएंगे तो उड़ेगा पानी, नमक नहीं उड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये देखिए, ये फिक्सेशन वाला क्वेश्चन वापस आता है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिक्सेशन वाले क्वेश्चन की या फिक्स की कैटेगरी में रखेंगे, और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था। एक काम करते हैं साथियों, चलो उससे ही करते हैं, जो फॉर्मूला दिया था उससे किया था। खपत, खपत में क्या करनी है, देखिए मूल्य में क्या हुई, कमी, तो खपत में क्या होगी, वृद्धि। खपत में कितनी वृद्धि होगी, मैंने कहा था परसेंटेज, जो कमी है वो लिख लीजिए ऊपर, डिवाइड बाय 100, इधर वृद्धि हो रही है तो इधर माइनस, गुणे 100। ये बेसिक हम करा चुके हैं, 40/60 गुणा 100%। ये 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ये आ जाता है हमारा 2/3 क्या होता है, 66, सही, 2/3%, यही आएगा ना। तो इतने प्रतिशत ही उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो खपत में वृद्धि और खपत में कमी का हमने फॉर्मूला दिया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसको हम ले लेते हैं फिक्सेशन टाइप 1 है ना, FT1 लिख देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसकी खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। इसको दे दीजिए FT2 नाम, फिक्सेशन टाइप 2। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास जब भी आए ना, कि इतने प्रतिशत की कमी हो गई मूल्य में, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो दूसरे फैक्टर में इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई, तो चेंज बताओ या ये बताओ। इसका सबसे बढ़िया तरीका करते हैं अपन, कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, फॉर्मूला चाहोगे मैं आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा, बट कितने फॉर्मूले याद रखोगे आप, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। मान लो चीनी का भाव था पहले 100 रुपये, इसको 10,000, इसको मैं, इस मेथड को मैं बोल देता हूँ 10,000 मेथड। आप इसको 10,000 मेथड से कीजिए। फॉर्मूला चाहेंगे, ट्रिक चाहेंगे दे देंगे, पर कितना, अभी तो प्रतिशत चल रहा है केवल, है ना, कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे। मान लीजिए चीनी की कीमत थी पहले 100 रुपये पर केजी, 100 रुपये प्रति किलो, ठीक है। कोई गृहिणी वो 100 केजी चीनी खरीदती थी, तो उसका खर्चा कितना होता था ये बताओ, 10,000। ये आधार में हम ले लिए, ये 10,000 रुपये का, इसको 10,000 मेथड बोल रहा हूँ मैं। अब उसकी प्रतिशत में वृद्धि कितनी हो गई, चीनी की खपत में कितनी वृद्धि हो गई, 20%, तो अब उसकी मूल्य कितना हो गया, 120। अब वो क्या करे, खपत में कमी करनी है उसको, तो इसमें कमी करनी है खपत में, मान लो ये खपत में कमी करने के बाद एक्स आई, तो उसमें केवल 8% की वृद्धि होनी चाहिए खर्च में। तो खर्च में वृद्धि कितने, 8%। 10,000 का 1% कितना होगा, 100, तो 10,000 का 8% कितना होगा, 800। वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तो बताओ। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, 10,800 बटे 120, ठीक है, तो कितना आया ये, 90। यानी कि उसको खपत अब कितनी करनी है, 90, पहले कितनी कर रही थी, 100, कमी कितने की हुई,
10% की, यानी 10% की अगर वो कमी कर देगी तो व्यय 8% बढ़ेगा। इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे अपन। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो ट्रिक्स में उलझने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक फार्मूला दे दूंगा, 100 प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाय फलाना डिमा का कोई मतलब नहीं है। हम 10,000 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो पिछले क्वेश्चन को 10,000 मेथड से सॉल्व करते हैं। चीनी के भाव पहले था 100 रुपये kg, खरीदती थी गृहिणी 100 किलो, मेथड आया वो कुल खर्चा होता था 10,000। अब भाव में हो गई कमी 40% की, तो अब भाव हो गए 60। हमें प्रतिशत में वृद्धि करनी है, उसको खपत में वृद्धि करनी है, वृद्धि हुई x। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च रहे सेम, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10,000/60, यानी कि 500/3। अब 500/3 इसको अब खपत करना है, तो वृद्धि कितनी होगी, 500/3 माइनस 100/100। उत्तर निकाल लीजिए, 300, 500 में से 300 गए 200, 200/3, ये रहा 200/3 हमारा सेम आंसर। उसी मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सिनेमा हॉल की टिकट की दर में 20% कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है। वही 10,000 मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहले थी 100 रुपये कीमत, 100 रुपये कीमत थी, तो 100 लोग आते थे देखने के लिए। क्या पूछा है, सिनेमा हॉल की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिनेमा हॉल की आय थी 10,000। अब टिकट की दर में 20% की कमी हो गई, ये हो गई 80। दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, ये हो गई 130। तो आय आय कितनी हो गई, 13/8 104। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10,000 का 1% 100, 400 की वृद्धि हुई, 1% का मतलब 100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मुझे एक बात बताइए, आपको अगर आप 5 क्वेश्चन ये इस तरीके कर लेते हो, तो आपको ये वाली लाइन लिखने की भी जरूरत है क्या, नहीं है। आप सीधा लिखिए 20% की कमी यानी 80, 30% की वृद्धि यानी 130, 10400, 100 पे 10,000 के हिसाब से ये कितनी हो गई, 4%। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही है ना, हाँ। किसी कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी तय करने में 20% का समय बचा ले। ठीक है, 20% का समय बचाने के लिए वो तेज चलाएगा। डिस्क्लेमर ये है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी है, लेकिन फिर भी हम सवाल तो करना ही है। देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके के सवाल आए तो हम क्या करें, वही ऊपर लिखें, वही खपत वाला ही टाइप हो गया ये। 20% का समय उसको बचाना है, तो 20/100 माइनस 20 × 100 कर देते हैं, तो 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी इसका मतलब मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखता हूँ दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणा समय। 10,000 मेथड अप्लाई कीजिए। पहले उसकी चाल थी 10,000, सॉरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग रहा था 100, तो कुल दूरी तय हो रही थी 10,000। अब जो चाल है, अभी पूछा है गति को कितना बढ़ाएं, चाल को बढ़ाना है कि समय 20% कम लगे, तो समय लगेगा 80। 20% कम, निश्चित दूरी, दूरी है निश्चित दूरी वही 10,000, तो कितना बढ़ाएं, तो इसको 10,000 में 80 का भाग दे दीजिए। 10,000 में 80 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 125। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 125। कितना अंतर आया, 25% का प्लस, बस ठीक है। 10,000 मेथड से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना है। कुल मिश्रण में लिखना चाहिए इसे, कुल मिश्रण में। 200 लीटर दूध है, 150 लीटर पानी मिला दिया, तो कुल जो मिश्रण बना वो कितने लीटर का बना, 350 लीटर। 350 लीटर में पानी कितना है, 150 लीटर, डिवाइड बाय 350 लीटर गुणा 100। 50 से 3 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया। 3/7, 3/7 की वैल्यू बताइए, 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, 3 की वैल्यू 42 सही 6/7%।
ठीक है साथियों, इजी है, आगे चलते हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब मुझे बात बताओ कि इसके लिए आपको कुछ रॉकेट साइंस चाहिए कि आप सीधा सीधा एक्स मानो ना। एक्स का मतलब 75%, 75% का मतलब 3/4। किसी संख्या का 3/4 में अगर मैं 75 जोड़ूं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 75/100 ही रखिए, चलिए आप काटिए भी मत, क्योंकि जोड़ना 75 ही है। ये किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या वापस कितनी है? एक्स। माना वह संख्या कितनी थी? माना जो संख्या थी वो क्या थी? एक्स। उसका 75% जोड़ा, 75% में 75 जोड़ा, वही मिल गया। अब इसको इधर ले जाइए। 3/4 करना चाहें तो आप 3/4 भी लिख सकते हैं। ये लीजिए 3/4 लिख लेते हैं। एक्स में से 3/4 एक्स घटेंगे तो 1/4 एक्स आएगा। इसकी वैल्यू 75 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 गुणे 4 यानी 300। 300। अगले प्रश्न पे आइए। एक छात्र ने किसी संख्या को, हाँ ये देखिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एरर का क्वेश्चन है। ये एरर का कॉन्सेप्ट समझिए। एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एरर के जो क्वेश्चन होते हैं, एरर का मतलब होता है गलती या त्रुटि। कई बार क्या होता है साथियों, हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 6 को 9 लिख दिया, 12 को 15 लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया, तो उसकी वजह से जो टोटल आना चाहिए था वो टोटल में गलती हो जाती है, या जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें गलती हो जाती है। तो हमें जो गलती निकालनी, गलती कितनी हुई है, तो वो हमें पता तब लगेगा कि जब हमें ये मालूम हो कि टोटल पहले कितना आना चाहिए था। मान लीजिए टोटल आना चाहिए था पहले 100, लेकिन अब आ रहा है 103। 3 की गलती आई है। किस पर आई है ये 3 की गलती? एक्चुअल पे। एक्चुअल क्या था? 100। तो 3 की गलती 100 पर, यानी 3% का एरर आया है। ठीक है। तो त्रुटि निकालने के लिए हमको क्या करना है कि गलत मान में से हम घटाएंगे सही मान, और आधार रखेंगे सही मान को, और गुणा करेंगे 100% से। आइए देखते हैं कैसे। एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखिए, कोई संख्या थी x, इसको 2/3 से गुणा करना था, तो मेरा जो अपेक्षित रिजल्ट था, जो मैं चाह रहा था कि रिजल्ट आए, वो रिजल्ट क्या था साथियों? अपेक्षित रिजल्ट मेरा क्या था? वो था मेरा 2/3x। लेकिन उस छात्र ने 2/3 से भाग दे दिया, तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया क्या है? एक्चुअल रिजल्ट आया है x/2/3, यानी 3/2x। आना चाहिए था ये, आया है ये। गलती कितने की होगी? गलत मान में से मैं सही मान को घटा देता हूं। 3/2x माइनस 2/3x। आधार किसको रखेंगे? अपेक्षित मान यानी सही मान को। 2/3x गुणा 100%। अब देखिए इसको घटाइए। 3 × 9 और 2 दूनी 4। 9 में से 4 गए 5, नीचे आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये मैं सब बता चुका हूँ आपको। 5/6x। अब ये जो a/b हम जानते हैं, ये a/b डिवाइड बाय c/d हो, तो इसको आप उल्टा करके लिखते कैसे हैं? a गुणा d बाय b गुणा c। ये दोनों बाहर बाहर के, अंदर अंदर के। तो 5/6 डिवाइड बाय 2/3, तो कीजिए 5 × 3/6 × 2, तो 3 दूनी 6, यानी एक्स से एक्स कट जाएगा, गुणा 100%। कितना आया? 5/4, यानी 125%। 125% की त्रुटि आई। तो त्रुटि प्रतिशत जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है? ये क्या है? त्रुटि प्रतिशत। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला लेकर रख सकते हैं। ठीक है। त्रुटि के सवाल ये इस तरीके के होते हैं। हम आगे देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, या इस तरीके का क्वेश्चन आपके सवाल प्रश्न पत्र में आया हुआ है एसआई के एग्जाम में।
किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जितना ज़्यादा बिना पेन उठाए जा सके उतना ज़्यादा बिना पेन उठाए जाएंगे। इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई? 1,20,000। 50% जनसंख्या साक्षर है। कुल जनसंख्या 3 लाख है, साक्षर कितने? 50% यानी आधे, 1.5 लाख। 70% पुरुष साक्षर हों, 1,80,000 का 70% कितना होगा बताइए? 1,36,000। 1,36,000 पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है? कुल साक्षर लोग कितने थे? 1,50,000। उसमें से साक्षर पुरुष कितने? 1,36,000, 1,26,000, सॉरी 1,26,000। तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी बची? 24,000। आंसर करके देख लीजिए। कुल कितना? 3 लाख। पुरुष कितने? मेल 1,80,000। फीमेल कितनी? 1,20,000। इसमें से साक्षर कितने? साक्षर यानी कि मैं लिख देता हूँ लिटरेट कितने? 1,50,000। पुरुष कितने साक्षर हैं? 70%। कितने पुरुष असाक्षर हैं? वो भी हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कितनी प्रतिशत महिला साक्षर है, कितनी प्रतिशत महिला साक्षर नहीं है। तो ये 1,80,000 का 70%। 1,26,000। 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं, कुल जनसंख्या साक्षर है 1,50,000। इन दोनों को घटा दीजिए, महिला साक्षरता आ जाएगी 24,000। अब इस क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं कि इस नगर में 3,000 ट्रांसजेंडर भी हैं। तब मुझे बताइए कि अगर इसमें ये लिखा हो कि 3,000 ट्रांसजेंडर है तो महिला साक्षर की संख्या कितनी होगी? तो ये जो कुल आया है 24,000, इसमें से मैं 3,000 और माइनस कर दूंगा, बचा कितना? अगर वो साक्षर मतलब साक्षर ट्रांसजेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक टाइप और है। इस टाइप को भी आप उसी फिक्सेशन वाला, पहले को एक टाइप लिया था ना हमने, कौन सा टाइप लिया था? एक टाइप लिया है हमने फिक्सेशन, और उससे पहले एक टाइप और लिया था हमने इलेक्शन। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन के लिए संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए। अब आपको जो फॉर्मूले देने हैं ना, वो मैं काम के हिसाब से फॉर्मूले दूंगा, जहां देने होंगे वहां ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती सब जगह फॉर्मूले देने का क्या मतलब। यहां आपको फॉर्मूला दे देते हैं एक। जब आपको इसमें दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। मूल्य में कमी या वृद्धि हुई तो अब एक निश्चित अमाउंट में इतनी वैल्यू ज़्यादा या कम खरीदी जा रही है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि संतरों का मूल्य क्या है, या घटा हुआ मूल्य क्या है, या पहले वाला मूल्य क्या था। तो देखिए, अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहले संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो गई है, तो आप 56 रुपए में पहले जितने संतरे आते थे उससे 4 संतरे ज़्यादा आ रहे हैं। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य का आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है? देखिए, वो फॉर्मूला ये है कि कमी कितने प्रतिशत हुई है, डिवाइड बाय 100 माइनस कमी, गुणा रुपए, कितने रुपए में कितनी वस्तु, नंबर ऑफ वस्तु, इसको एन लिख देता हूं मैं, यानी कि वस्तु। आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए इस टाइप के सवालों को, ये टाइप भी याद रखिए। इतने प्रतिशत की कमी होने पे इतने रुपए में इतना ज़्यादा खरीदा जा रहा है, इतने प्रतिशत की वृद्धि होने पे इतने रुपए में इतना कम खरीदा जा रहा है, तो क्या होगा ऊपर नीचे वो देखते हैं। ठीक है, तो आरंभिक मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन ध्यान में ये रखना है, ये आरंभिक मूल्य का सवाल है। कमी कितनी हुई? 30% की कमी, 100 माइनस कमी 30, 100 माइनस 30। रुपए कितने? 56। संतरे कितने ज़्यादा आ रहे हैं? 4। 3/7 गुणे 56/4, 56/4 को 14 लिख देता हूँ, 14 चौक 56। 6 रुपये, 6 रुपये क्या आया? आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य मुझसे पूछता है तो 6 रुपये। लेकिन अब पूछा क्या है? संतरों का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे हम? 30% की कमी हो गई। 30% की कमी का मतलब अब मूल्य कितना बचा? पहले जितना मूल्य था उसका 70% बचा, तो 6 रुपये का 70% बचा, तो ये आ गया मेरा
4.2 रुपये, 4.2 रुपये। ठीक है साथियों, साथियों ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें आज हमने एक स्टेप सवालों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया है। अब हम एक क्लास और करेंगे परसेंटेज की, उसमें एक एडवांस लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपको हम प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल अगस्त्य अकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको प्रैक्टिस शीट भी डाल देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ जो मैं सवाल करा रहा हूँ उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप बधाई हो, आप लोग लर्निंग के फेस में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे साथियों। अब हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, अभी एक क्लास और लेंगे, इसकी एक क्लास के बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को थोड़ा पेसअप करेंगे। तो आप लोग जिस ऑर्डर में क्लास आ रही है, आप लोग उसी ऑर्डर में क्लास देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और मैं आशा कर रहा हूँ कि वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वर्ग ज्ञात करने का, घन ज्ञात करने का और 1/1 से 1/20 तक के भिन्नों का प्रतिशत याद रखने का, वो आपने कर लिया होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और बस खूब जोर जोर लगाकर तन मन धन से एकदम पूरा समर्पित होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।